कहानी की शुरुआत में हम बैकसेउन और हेजी को देखते हैं, जो दोनों एक इवेंट पर थे। बैकसेउन एक प्रेसिडेंट स्पोक पर्सन है और वहीं हेजी एक साइन ट्रांसलेटर है और वह बोल नहीं सकती। सेउन हेजी से कहता है, तुम यहाँ पर ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारे रिलेशनशिप के बारे में यहाँ रूमर्स फैले। तभी हमें पिछले दिन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हेजी एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में थी, जहाँ पर वह अपना काम फिनिश कर जा रही थी। तभी बैकसेउन का एक प्रेस रिलीज होता है, जिसे वो भी देखती है और उसे वो मिडिल फिंगर दिखाकर चली जाती है। हीजू साउन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और यहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों की 3 साल पहले शादी हुई थी और उन दोनों की शादी एक सीक्रेट है, जिसके बारे में उनकी फैमिली के अलावा और किसी को नहीं पता। हीजू अपनी माँ और मदर इन लॉ से मिलने जाती है। वहाँ हमें पता चलता है कि साउन के पिता एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। साउन की माँ हीजू से कहती है कि तुम अपने पति को सपोर्ट करो और अपनी जॉब छोड़ दो। वो नहीं चाहते थे कि हीजू के बारे में किसी को भी पता चले, तो वो उसे पब्लिकली ना आने के लिए बोलती है। उसके बाद हीजू अपनी गाड़ी से घर जाती है। तभी उसकी गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती है। हीजू अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी और उसकी गाड़ी भी आगे नहीं चल रही थी। तब हीजू को पता चलता है कि उसकी गाड़ी हैक हो चुकी है। तभी हीजू की नजर एक आदमी पर पड़ती है। उसने मास्क लगाया होता है। वह आदमी उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोलकर बैठ जाता है। तब हमें पता चलता है कि उसी आदमी ने हीजू की गाड़ी को हैक किया था और उसके हाथ में एक फोन होता है। साउन के फोन पर एक फोन आता है। उसका असिस्टेंट उसे कहता है कि ये अजीब नंबर से कॉल आया है। साउन उस कॉल को पिक करता है तो सामने से आवाज आती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ को किडनैप कर लिया है। साउन इस बात पर विश्वास नहीं करता। वो हीजू को जान से मारने की धमकी देता है। तभी साउन के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। इधर उस आदमी ने हीजू के गले पर चाकू रखा हुआ था और वो साउन को ब्लैकमेल कर रहा था। इधर साउन अपना फोन चार्जिंग पे लगाकर हीजू को दोबारा फोन करता है और कहता है कि मार दिया तूने मेरी वाइफ को, तो जानता है मेरी वाइफ कौन है। उन दोनों की काफी बहस होती है, पर साउन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। इसी बीच साउन अपने असिस्टेंट को उस नंबर को ट्रैक करने के लिए बोलता है। किडनैपर साउन को दोबारा फोन करता है और कहता है मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। तब साउन कहता है जब वो मुर्दा लाश बन जाए तो उसकी फोटो मुझे भेज देना। ये बात सुनकर हीजू बहुत ही गुस्सा होती है और सोचती है कि इसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हीजू कार को बहुत स्पीड से चलाती है, जिसकी वजह से एक स्लिपरी रोड पर उसकी कार फिसल जाती है। वो किडनैपर बेहोश हो जाता है और हीजू बच जाती है। हीजू घर पहुंचकर अपनी मरहम पट्टी करती है। साउन घर आता है और हीजू को सेफ देखकर वह रिलैक्स होता है। तभी उसके असिस्टेंट का फोन आता है और वो बताता है कि यह नंबर को ट्रैक नहीं किया जा सकता। अगर फोन पर लगातार 10 मिनट तक बात हो तभी हम इस नंबर को ट्रैक कर सकते हैं। और तभी वह याद दिलवाता है कि कल एक मीटिंग है जिसमें हमें एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की जरूरत है। साउन हीजू को कल तैयार रहने के लिए बोलता है। हीजू अपने शादी के दिन को याद करती है कि वो शादी के दिन अपनी ड्रेस पहने बैठी थी। तभी साउन आता है और उसे कुछ पेपर देता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि वह अपनी शादी को कभी डिस्क्लोज नहीं करेगी। साउन कहता है कि तुम मेरी वाइफ की सिर्फ जगह ले रही हो, तो यह ड्रेस तुम्हारी नहीं है। और वो हीजू से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करा लेता है। इस तरह उन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शुरू होती है। तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर वह दोनों एक इवेंट में थे। उन दोनों को साथ देकर सभी लोगों के बीच में गॉसिप शुरू हो गई थी, पर उन दोनों ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। दोनों एम्बेसडर से मिलने जाते हैं। तभी साउन और एम्बेसडर के बीच हुई बात को हीजू साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करती है और उसकी वाइफ को समझाती है। ये देखकर एम्बेसडर हीजू को साउन की वाइफ समझ लेता है। तभी हीजू कहती है कि हमारे बीच में कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है, मैं बस एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर हूँ। तभी साउन के पास उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है कि अब हमारा सब कुछ रेडी है। अगर उस नंबर का दोबारा फोन आया तो आप उसे 10 मिनट तक उलझा कर रखना। वहीं दूसरी ओर हीजू ड्रिंक करने लगती है। उसको ड्रिंक करता देख साउन उसे रोकता है। तब हीजू साइन लैंग्वेज में कहती है, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे नहीं सुनता? क्या तुम्हें मेरे इमोशंस की परवाह नहीं है? और क्या कहा मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ? अगर मैं कमजोरी हूँ तो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और कल तुमने मेरे साथ क्या किया? ये बोलकर उसे इशारों में गाली देने लगती है। साउन को थोड़ा समझ आता है। तभी हीजू कहती है कि शायद तुम जिस वाइफ की बात कर रहे हो वो मैं कभी बन ही नहीं सकती। ये बोल के वो वॉशरूम में चली जाती है क्योंकि साउन पर उसे गुस्सा आ रहा था। इधर साउन के पास उसी नंबर से फोन आता है। साउन उस फोन को उठाता है और कहता है, क्या बात तुमने मेरी वाइफ को हर्ट नहीं करा? कल तो बिजी था मैं, इसलिए मैंने फोन काट दिया। आज मेरे पास पूरा टाइम है। अब बताओ कैसे हर्ट करोगे मेरी वाइफ को? तभी सामने से आवाज आती है, क्या बात तुम्हारे पास पार्टी में करने के लिए कुछ नहीं है? ये बात सुनकर साउन कुछ हैरान सा हो जाता है। तभी वो कहता है कि तुम्हारे साइड में रखी ब्रुशेटा को खा लो। ये बात सुन के वो और भी हैरान और परेशान हो जाता है और हीजू को देखने लगता है। तभी उसकी नजर
एक आदमी पर पड़ती है जो फोन पे बात कर रहा होता है। वह भाग के उस आदमी को पकड़ने जाता है, लेकिन वो कोई और होता है। किडनैपर बोलता है, डर गया क्या? साउन हीजू को भागते हुए ढूंढने लगता है, लेकिन हीजू कहीं नहीं मिलती। साउन कहता है कि तुझ जैसा लूजर मेरी वाइफ को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तूने मेरी वाइफ देखी भी है क्या कि वो कौन है? तभी किडनैपर कहता है कि होंग हीजू तेरी वाइफ नहीं है, और जिससे तेरी शादी होने वाली थी वो चेयरमैन होंग की बेटी ईना थी, जो शादी से पहले भाग गई थी, जिसकी वजह से तूने उसकी बहन हीजू से शादी कर ली थी। ये बात सुनकर साउन हैरान हो जाता है, क्योंकि यह बात किसी को नहीं पता थी। तभी साउन किडनैपर से पूछता है कि तेरी क्या डिमांड है। तभी वो किडनैपर कहता है कि तुम हीजू को छोड़ दो और फिर चाहे उसके बाद अपनी फियांसे के साथ रहो। वैसे भी तुम हीजू को पसंद नहीं करते। और इधर हमें रिवील होता है कि हीजू ही किडनैपर बन के साउन से बात कर रही थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब साउन ने तंग आकर कहा था कि मेरी वाइफ को मार दे। तब हीजू गुस्से से चिल्लाती है और कहती है कि इस कमीने को दोबारा फोन कर। किडनैपर दोबारा फोन करता है, लेकिन साउन फोन नहीं उठाता। तब हीजू गाड़ी बहुत स्पीड से चलाती है, जिसकी वजह से उसका स्लिपरी रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। किडनैपर को थोड़ी चोट आती है और वह बेहोश हो जाता है। हीजू बच जाती है और वह उस किडनैपर का फोन उठा लेती है। उस फोन में वॉइस मॉड्यूलेशन लगा हुआ था, जिसकी वजह से साउन को उसकी आवाज मर्दों वाली लग रही थी। किडनैपर साउन से कहता है, या तो तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दो, अगर तुमने नहीं दिया तो मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले तुम्हारा सीक्रेट रिवील कर दूंगा, वरना मुझे 2 बिलियन वॉन दे दो। साउन कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें 2 मिनट में अरेस्ट करवा सकता हूँ। उधर से किडनैपर बोलता है, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ क्या करा? मैंने उसका कल गला दबाया, उसके गले पर एक चाकू का निशान है, मैंने उसके बाल फाड़े। मैं उसे मारने ही जा रहा था, लेकिन उसका लक अच्छा था कि रोड स्लिपरी थी और कार का एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर साउन कहता है कि मैं कभी इतना क्यूरियस नहीं हुआ किसी आदमी को जानने के लिए, और अब तो मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगा। 10 मिनट पूरे होने वाले थे, इसलिए हीजू ने घबराकर फोन काट दिया और वह सोचने लगी, क्या इसको मेरी बात पर यकीन हुआ होगा? कहीं मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी। हीजू वॉशरूम से बाहर आती है और साउन को सामने खड़ा देख वह वापस मुड़ती है। तभी साउन उसे रोकता है और उसकी तरफ बढ़ता है। हीजू को एक खाली कमरे में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि क्या कल तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था? तभी हीजू हाँ में सर हिलाती है और फोन पर वो टाइम लिखकर बताती है। साउन को तब यकीन होता है कि किडनैपर सच बोल रहा था और वह गुस्सा होता है। साउन उसका गला देखता है, जिस पर चाकू के निशान थे और गला दबाने के भी निशान थे। साउन हीजू से पूछता है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा कि वो कौन था और कैसा दिखता था? साउन हीजू से पूछता है कि क्या उसने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी थी? अब हीजू हाँ में सर हिलाती है और यह सुनकर साउन बहुत गुस्सा होता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वह हीजू से कहता है कि कल से तुम अपने साथ एक बॉडीगार्ड लेकर जाना। साउन उस कमरे से बाहर निकलकर अपने सिक्योरिटी वालों को फोन करता है, सिक्योरिटी टाइट करने के लिए बोलता है। तभी वह अपने असिस्टेंट को फोन करता है। तब असिस्टेंट से उसको पता चलता है कि उसका आईपी एड्रेस बार बार चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से वो लोग उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। साउन कहता है कि उसे मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही पता है, जो बातें सिर्फ फैमिली को पता होती हैं। साउन असिस्टेंट को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता है और कहता है कि इससे वॉइस मॉड्यूलेशन हटाओ, शायद ये एक आदमी है। इधर हीजू अपने फोन में वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनती है और सोचती है कि साउन तो पक्का डर गया होगा। हीजू सोचती है कि उस हादसे को 2 दिन हो गए हैं और वो किडनैपर फोन लेने वापस आएगा, तो वो उस फोन को अपने बैग में छुपा देती है। तभी साउन वहां पर आता है और उससे गाड़ी की चाबी मांगता है। हीजू पहले देने से मना करती है, तो वह उसके बैग से निकालने चाहता है। तब हीजू उसे चाबी दे देती है। सेओन उसकी कार जाकर चेक करता है, जिसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी हीजू को याद आता है और वह भाग के पार्किंग लॉट में जाती है। तब सेओन उसे बताता है कि डैश कैम में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। सुन के हीजू थोड़ा रिलैक्स होती है। तब वह याद करती है कि कैसे जब उसने अपनी कार टो करवाई थी तो वह किडनैपर वहां से उठ के भाग गया था। हीजू के पास से एक बाइक गुजरती है, जिसको देख सेओन उसको अपनी तरफ खींच लेता है। सेओन उसे कहता है कि तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। तब हीजू कहती है कि तुम्हारी माँ ने भी मुझे यही कहा था, पर मुझे कल कहीं जरूरी जाना है। सेओन उसे कहता है कि तुम अपने साथ एक बॉडीगार्ड ले जाओ, पर हीजू मना कर देती है। साउन किसी को फोन करता है और हीजू के डैश कैम को रिकवर करने के लिए बोलता है। हीजू कोर्ट का काम खत्म करके वॉशरूम में जाती है। तभी एक मिस्टीरियस आदमी वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। हीजू उसकी परछाई देखती है और वह पीछे रुक जाती है। तभी एक फीमेल गार्ड हीजू को ढूंढते हुए आती है। हीजू कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। दूसरी ओर साउन अपने ऑफिस में होता है। फीमेल बॉडीगार्ड उसको मैसेज करती है कि हीजू नहीं मिल रही। तभी साउन कहता है कि तुम उसे किसी भी हालत में ढूंढो। फीमेल गार्ड तब मैसेज करती है कि हीजू मिल गई है और वो एक आदमी के साथ है। साउन उन दोनों की फोटो मंगाता है। इधर हीजू अपने कॉलेज फ्रेंड सांगू के साथ थी। हीजू ने जिस परछाई को बाहर देखा था वो सांगू ही था। जब सेओन उन दोनों की हंसते हुए की फोटो देखता है तब वह थोड़ा सा जेलस हो जाता है। इधर सांगू साइन लैंग्वेज में हीजू से पूछता है कि तुम 3 साल बाद अचानक से कहीं चली गई, तुम्हें मैंने बहुत ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। एक दिन मैंने तुम्हें टीवी प्रोग्राम पर
पर इंटरप्रेटर के रूप में देखा और आज मेरी तुमसे मुलाकात ही हो गई। हेजी उसे साइन लैंग्वेज में ही सॉरी कहती है। वो दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और हेजी वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हेजी जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई थी, जिसमें एक सेडक्टिव लॉन्जरे भी था। यह देखकर हेजी बहुत गुस्सा होती है। तब हेजी की माँ कहती है कि तुम इस शादी के लिए मानी थी एक कंडीशन पर कि तुम्हारे असली पिता को एक अच्छे नर्सिंग होम में शिफ्ट किया जाए, और मैंने वो कंडीशन तुम्हारी पूरी कर दी थी, इसलिए अब तुम सियोन के पत्नी होने के फर्ज भी निभाओगी। तब हमें पता चलता है कि ये हीजू की असली माँ है। हीजू के जो असली पिता हैं वो अभी एक मेंटल हॉस्पिटल में है। हीजू की माँ ने हीजू के पिता को छोड़ दिया था और चेयरमैन होंग से शादी कर ली थी। हीजू शावर लेने के बाद अपनी मोम की लाई हुई नाइट ड्रेस पहन लेती है। हीजू साउन से डिवोर्स लेना चाहती थी, पर जिस कॉन्ट्रैक्ट को उसने साइन किया था उसमें वह डिवोर्स नहीं ले सकती थी। अगर उसने लिया तो उसे बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ती, तो वह चाहती थी कि साउन ही अपनी तरफ से डिवोर्स ले। हीजू किडनैपर वाले फोन से साउन को फोन करती है और कहती है तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया, और वो अपनी थाई की फोटो खींचकर साउन को भेज देती है और कहती है क्या बात तुम अपनी वाइट थाईस को भी नहीं पहचानते? हीजू की थाई पर एक तिल है, अगर तुम्हें नहीं यकीन होता तो जाकर चेक कर लेना। और यह बोलकर हीजू फोन काट देती है। इस बार उनकी बात 10 मिनट से ज्यादा हुई थी, लेकिन अब भी सियोल के 3 अलग अलग लोकेशन दिखा रहा था। साउन उनकी टीम को कहता है कि वो ट्राई करते रहे और वह घर की तरफ निकल जाता है। इधर हीजू सोच सोच के परेशान हो रही थी कि कहीं साउन उसकी थाइज ना चेक कर ले। तभी हीजू को दरवाजा खुलने की आवाज आती है और वह ब्लैंकेट में छुप जाती है और सोने की एक्टिंग करती है। सियोन उस ब्लैंकेट को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन हीजू उसे पकड़ लेती है। तभी सियोन उस ब्लैंकेट को खींचता है और वह हीजू के ऊपर जा गिरता है। हीजू अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। तब सियोन उठता है और उसे कहता है प्रेसिडेंशियल ऑफिस में एक इंटरप्रेटर की जरूरत है, तुम चाहे तो वहाँ अप्लाई कर सकते हो, और उसे उसकी काबिलियत से वो पोजीशन हासिल करने के लिए बोलता है। हीजू सोचती है कि ये सिर्फ इसे बताने के लिए आया था। सियोन रूम से बाहर निकलता है और डाइनिंग टेबल को देखता है। तब उसे 3 साल पहले एक रात याद आती है जब हीजू उसके लिए खाना प्रिपेयर कर वेट कर रही थी। सियोन आता है और उसे देखने लग जाता है और वह मुस्कुरा देता है। सियोन बैठकर खाना खाता है। तभी उससे हीजू डांस करने के लिए बोलती है। वो दोनों डांस करते हैं। तब सियोन कहता है कि तुम मेरे प्लान का हिस्सा कभी नहीं थी, तुम मेरे लिए कोई फीलिंग्स मत डेवलप करना। सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे हीजू थोड़ी सी उदास हो जाती है। अगली सुबह साउन को घर पे देख हीजू ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाती है। तभी साउन खुद ही ब्रेकफास्ट बनाने चला जाता है। यह देख हीजू भी उसकी मदद करती है। तब साउन हीजू से पूछता है कि वो आदमी कौन था, उस दिन तुम सिक्योरिटी को नहीं मिल रही थी। तब हीजू बताती है कि वो उसका कॉलेज में दोस्त था जिसका नाम सांगू है। साउन उससे पूछता है कि क्या वह भरोसेमंद इंसान है। तब हीजू हाँ में सर हिलाती है। साउन उसका ब्रेकफास्ट बनाकर वहाँ से चला जाता है। हीजू सोचती है क्या इस इंसान ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। इधर यूरी के ऑफिस के बाहर किसी सेलिब्रिटी के फैंस खड़े हुए थे। सेलिब्रिटी को देखकर वह आपस में धक्का मारने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यूरी गिरने ही वाली होती है। तभी सांगू उसे बचा लेता है। यूरी की कॉफी सांगू के हाथ पर गिर जाती है। तब यूरी उसे इंसिस्ट करती है और वह दोनों एक कैफे में पहुंचते हैं। तब हमें पता चलता है कि सांगू बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे, बट वह यूट्यूब पे भी काम करते थे। तब यूरी को पता चलता है कि वो सांगू के साथ एक शो पर काम करने वाली है। इधर सेक्रेटरी साउन को वॉइस मॉड्यूलेशन वाला सैंपल दिखाता है, पर वह सैंपल साफ नहीं आया था, तो साउन उन्हें दोबारा ट्राई करने के लिए बोलता है। सेक्रेटरी उसको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि वह किडनैपर हेजी की कार में बड़ी ही आसानी से चला गया था, जिसको देख सेक्रेटरी कहता है कि ऐसा लगता है जैसे उसे जानबूझकर आने दिया गया था। इन दोनों को भी यह नहीं पता था कि उसकी कार हैक कर ली गई थी। इधर साउन अपने एक रिपोर्टर फ्रेंड को यह सब घटना बताता है। तब रिपोर्टर फ्रेंड कहता है इसका तो एक ही मतलब है, उस किडनैपर का उस औरत के साथ चक्कर चल रहा है। यह सब सुनकर साउन सोच में पड़ जाता है। इस सीन में हम देखते हैं कि हेजू पूरे 10 बजे साउन को फोन करती है। साउन उसे बाद में फोन करने के लिए बोलता है। जब वह 5 मिनट बाद फोन करती है तब उसे एक ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। उसके बाद जब भी वो फोन कर रही थी तो फोन अनरीचेबल आ रहा था। वह घर जाती है और अपने फोन से साउन को फोन करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। वो वेट करते करते वहीं पर सो जाती है और सुबह उसे एक न्यूज मिलती है कि साउन का ऑफिस जिस बिल्डिंग में है उसमें एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और मास्क पहना आदमी उसी बिल्डिंग में जा रहा था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई जाती है। तभी साउन घर में आता है और साउन की हालत बहुत खराब हो रखी थी। साउन हीजू के पास आता है और कहता है कि यह सब जो कुछ भी हो रहा है कुछ सेंस नहीं बन रही। वह हीजू को टेबल पर बिठाता है और उसकी ड्रेस ऊपर करने लगता है। हीजू उसे रोकती है पर साउन नहीं रुकता और कहता है या तो तुम खुद करो या मैं करूंगा। अभी हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शादी की एक रात पहले
पहले ईना ने साउन को मैसेज करा था और कहा था या तो तुम शादी कैंसिल कर दो वरना मैं तुम्हारी फैमिली के सीक्रेट सबको बता दूंगी। तब साउन ने ईना से पूछा था कि क्या सच में एजी की शादी जोगुआ के बेटे से हो रही है। तब ईना ने कहा था कि हाँ, उसकी शादी उसी से हो रही है और वह बहुत कमीना इंसान है और एजी की माँ इतनी कमीनी है कि वह पैसों के लिए अपनी बेटी तक को बेच देगी। यह सुनकर साउन हैरान हो गया था और उसने कहा कल मेरी शादी होगी लेकिन मेरी दुल्हन तुम नहीं बल्कि तुम्हारी बहन बनेगी। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर साउन की टीम उस किडनैपर को ट्रैक करने के लिए रेडी थी। तभी एक डिलीवरी वाला आता है और वह पिज्जा का बॉक्स बाहर छोड़कर चला जाता है। असिस्टेंट उस बॉक्स को अंदर ले आता है यह सोचकर कि किसी को भूख लगी होगी तो उसने ऑर्डर किया होगा। इधर ही जो किडनैपर बन के फोन करती है और तभी वो पार्सल ब्लास्ट हो जाता है। तब साउन को होश आता है तब वह हॉस्पिटल में था। असिस्टेंट सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और कहता है यह वही इंसान हो सकता है। तभी वह अपना फोन देखता है जिसमें सिक्योरिटी का मैसेज था कि हेजी अपने घर पर नहीं है और हम अगले सीन में देखते हैं कि साउन हेजी की थाई पर एक मोल चेक कर रहा था। वो हीजू को उठाकर उसके बेडरूम में ले जाता है। तब हीजू उससे सवाल करती है क्या तुम्हें चोट लगी। तब साउन बताता है कि एक आदमी हमारे ऑफिस के बाहर बॉम्ब रख कर गया था। हीजू पूछती है कि क्या वो किडनैपर था। तब साउन बोलता है हाँ। वो उसके हाथ से डायरी छीन लेता है और बोलता है अब से मैं तुमसे सवाल करूंगा। साउन उसके करीब जाता है और पूछता है क्या तुम उस किडनैपर को जानती हो। तब वह ना में सर हिलाती है। तब साउन कहता है पर ऐसा क्यों लगता है कि वो किडनैपर तुम्हें अच्छे से जानता है। साउन उसकी ड्रेस हटाता है तभी वह उसे धक्का मारकर पीछे कर देती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तब साउन उसे पूछता है तुम्हें सच में नहीं पता। साउन उसकी ड्रेस ठीक करता है और उसे सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। साउन अपने रूम में जाकर असिस्टेंट से बात करता है जो उसे बताता है कि पुलिस को ऐसा लगता है कि यह आर्सनिस्ट का काम है। तब साउन कहता है कि वह किडनैपर ही आर्सनिस्ट है और वह मेरे साथ था, इसका मतलब उसका कोई और साथी है। पुलिस को अपना काम करने दो, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे। यह सब बातें हेजी सुन रही होती है। तभी साउन बाहर आता है और हेजी को उसका फोन लाने के लिए कहता है। हेजी पहले तो किडनैपर के फोन से उसकी फोटोज डिलीट करती है और उस फोन को छुपा देती है और हेजी अपना फोन साउन को दे देती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो किडनैपर बड़े ही बेरहमी से मछलियों को काट रहा था। तभी उसके पास एक मैसेज आता है। उसका पार्टनर उससे पूछता है क्या ऑफिस बिल्डिंग में तुमने ब्लास्ट किया था। वो कहता है हाँ, मजा आया ना। तब वह पार्टनर कहता है आगे से बिना बताए मुझे कोई ब्लास्ट मत करना। वो उसे कहता है तुम्हारे लिए एक काम है और उसे एक जगह का एड्रेस भेज देता है। इधर सांग हीजू का फोन चेक कर रहा होता है जिसमें हेजी और सांगू की चैट उसे मिलती है जिसको वह पढ़ता है। इधर सांगू यूरी की टीम से मिलने आता है। सांगू उस क्राइम रिपोर्ट शो के जरिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री केस को सॉल्व करना चाहता था। वो लोग सांगू से उस केस के बारे में पूछते हैं। तब सांगू बताता है कि मैं नॉरिजिन ऑर्फरेंज सेंटर में बड़ा हुआ हूँ और जिस रीजन में वह सेंटर था वहाँ पर एक अमीर फैमिली का बहुत ही बड़ा मेंशन था। एक दिन वो उस मेंशन के अंदर चला गया। उसने देखा वहाँ पर उस फैमिली का यंग मास्टर वेकेशंस के लिए आया हुआ है। वो हमेशा एक मास्क पहन के रहता था और दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। वो दोनों साथ खेलते थे, साथ हंसते थे। तभी एक दिन सांगू ने उसके घर पे कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से वो वापस उस घर में कभी नहीं गया। यूरी और टीम उसके बारे में पूछते हैं। तभी सांगू को एक कॉल आ जाता है जिसकी वजह से उसको वहां से जाना पड़ा। इधर हेजी के फोन पर सांगू मैसेज करता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन हेजी और सांगू उस रेस्टोरेंट पर लंच कर ले जाते हैं। यूरी भी वहां पहुंचती है। तभी साउन आता है। यूरी उसको देखकर अपना हाथ हिलाती है और हेजी अपने पीछे देखती है। साउन को आता देख वह अपना मुंह छिपा लेती है पर साउन को तो पता ही था कि वो यहाँ पर आएगी और साउन ने इंटेंशनली यूरी को यहाँ पर लंच करने के लिए बुलाया था। साउन हेजी के पास रुकता है। तभी सीन कट होकर एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव किसी से पूछताछ कर रहे थे और नीचे से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जब डिटेक्टिव देखता है कि नीचे डस्टबिन में किसी ने आग लगा दी है तो वह भाग के नीचे जाते हैं। असिस्टेंट एक आदमी को देखता है। वह आदमी उसे देखकर भाग जाता है। असिस्टेंट फाइनली उस आदमी को पकड़ लेता है। इधर हम देखते हैं कि वह चारों साथ में लंच कर रहे होते हैं। सांगवू हेजी को उसका स्टेक छोटे छोटे पीस में काट कर देता है जिसको देखकर साउन थोड़ा सा जेलस हो जाता है। यूरी साउन से पूछती है कि आप हेजी को कैसे जानते हो। तब साउन बताता है कि वह उसे एक ब्रिटिश एम्बेसडर के प्रोग्राम में मिले थे जहाँ पर हेजी एक इंटरप्रेटर के तौर पर गई थी। साउन बार बार सांगवू से सवाल पूछता है जिस पर सांगवू बोलता है कि आपको मुझ में इंटरेस्ट है क्या। तब साउन बोलता है हाँ, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हेजी उठ के वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। साउन के पास असिस्टेंट दोजी का फोन आता है जो उसे बताता है कि वो आर्सनिस्ट पकड़ा गया है पर इसने हमारी बिल्डिंग पर हमला नहीं किया था। तब वो कहता है कि यह पक्का उस किडनैपर का ही काम है। तभी हेजी वहाँ पर आती है और साउन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुमने मेरा फोन चेक करने
के लिए लिया था या मुझ पर नजर रखने के लिए। साउन कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। हेजी कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर और सांगवू पर डाउट है। साउन अपना कंसर्न दिखाता है कि सांगवू अभी अभी हेजी की लाइफ में आया है और यह सब अजीब अजीब हादसे होने शुरू हो गए हैं। उन दोनों की बात खत्म हो जाती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हेजी अपने ऑफिस जाती है जहाँ पे डायरेक्टर उसे प्रेसिडेंट ऑफिस में इंटरप्रेटर के रोल के लिए इनकरेज करती है। वह ऑफिस से घर जाती है तभी वह गाड़ी में बैठती है और उसकी गाड़ी का रेडियो ऑन होने लग जाता है। हेजी बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसकी गाड़ी बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। जैसे ही वह डोर खुलता है हेजी अपने घर की तरफ निकल जाती है। जब साउन घर पर आता है तब हेजी कहती है मुझे कन्वीनियंस स्टोर आइसक्रीम लेने जाना है। साउन कहता है कि तुम रुको मैं जाता हूँ। जब वह अपने घर से बाहर निकलता है तब हेजी उसे फोन करती है और कहती है कि क्या डिसाइड किया तुमने। मैंने वो ब्लास्ट तुम्हारे ऑफिस में करवाया था ताकि तुम उसकी सीरियसनेस जान सको। तब साउन कहता है तुम मेरी हेजी से दूर होने का क्या लोगे, तुम्हें मेरे और हेजी के डिवोर्स से क्या फायदा होगा। हेजी कहती है कि तुमने यह शादी प्यार के लिए तो नहीं की थी और ना ही तुम उससे अब प्यार करते हो, तो तुम्हें डिवोर्स देने में क्या प्रॉब्लम है। साउन पूछता है कि तुम्हारा हेजी से क्या रिलेशन है, जो तुम्हें चाहिए मैं वो तुम्हें कभी नहीं दूंगा, और ये बोलकर वह फोन काट देता है। साउन हेजी के लिए आइसक्रीम और बियर लेकर आता है। हेजी बियर खोलती है और उसे पीने लगती है। तभी साउन बोलता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। यह सुनकर हेजी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तभी साउन कहता है कि अगर तुम्हें कोई बहका रहा है तो उसकी बातों में मत आओ। तभी साउन हेजी के पास आता है और उसके मुंह पर लगी झाग को साफ करता है और कहता है कि जिस आदमी ने तुम्हें किडनैप किया था वो हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है। उस किडनैपर ने जो कुछ भी कहा वह सच है कि हम एक ही घर में स्ट्रेंजर्स की तरह रहते हैं, पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह बोलकर वह हेजी के कमरे में चला जाता है। हेजी पीछे पीछे जाती है और देखती है कि वो उसके बेड पर लेटा हुआ है। तब साउन कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा। अगर कुछ करना होता मैं कभी का कर देता, या तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। हेजी यह सुनकर गुस्से से उसके पास आती है और उसका पिलो छीनकर वहाँ पर लेट जाती है। साउन उसे कहता है कि हमारा घर भी सेफ नहीं है, तो तुम बिना चिंता किए आज आराम से सो जाओ। जो कुछ भी तुमने उस दिन सुना उस सब के बारे में भूल जाओ। हेजी सो जाती है और साउन उठ के वहाँ से चला जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है 20 साल पहले, जब हेजी की माँ चेयरमैन होंग के साथ रहती थी। चेयरमैन होंग के 2 बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। वह तीनों घूमने जा रहे थे तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें होंग का बड़ा बेटा मर गया था और उनकी बेटी डेफ हो गई थी, जिसकी वजह से उसे सुनाई नहीं देता। लेकिन हीजू को कुछ भी नहीं हुआ था। यह देखकर हीजू की माँ बहुत गुस्सा हुई और उसे कोसने लगी कि तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ। हीजू जोर जोर से रोने लगती है लेकिन उसकी माँ उसका मुंह दबा देती है और कहती है कि तुम आज के बाद कुछ भी नहीं बोलोगी। तुम इस एक्सीडेंट के बाद इतने शोक में हो कि तुम कुछ बोल भी नहीं सकती, और कहती है कि जब तक चेयरमैन होंग तुम्हें देखकर तरस नहीं खाएंगे तब तक हम यहाँ नहीं रह सकते, तो तुम्हें कभी नहीं बोलना। इसी बुरे सपने के साथ हीजू की नींद खुलती है। उधर नर्सिंग होम से हीजू के पिता को वो किडनैपर उठा लेता है और उसके फोन से हीजू को वीडियो कॉल करता है। किडनैपर का फेस रिवील होता है लेकिन वह हीजू को अपनी शक्ल नहीं दिखाता। उसकी आंखें 2 अलग अलग कलर की थी। वो किडनैपर हेजी से पूछता है कि तुम ही हो ना जो साउन को बार बार फोन कर रही हो, तुम्हें साउन से आखिर क्या चाहिए। तब हेजी बोलती है कि मुझे उससे तलाक चाहिए। किडनैपर कहता है कि मुझे तुम पसंद आए, तुम उस फोन का इस्तेमाल कर सकती हो, पर याद रखना अगर तुमने यह काम बीच में रोका तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह हेजी को 2 टूटे हुए दांत की फोटो दिखाता है और फोन कट जाता है। इधर साउन के पास एक मैसेज आता है, वहीं दूसरी ओर हेजी जल्दी से नर्सिंग होम पहुंचती है। तब उसे नर्स बताती है कि हेजू के पापा अभी बेहोश हैं। वो नर्सिंग होम से दूर किसी जगह पर जाकर मिले थे और जो दांत उनके पास मिले थे वो उनके नहीं हैं। पुलिस वहां पर होती है और वह हेजी को रिपोर्ट लिखाने के लिए बोलती है। पुलिस हेजी को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे होते हैं तभी गाड़ी को कुछ हो जाता है और उसे किडनैपर की धमकी याद आने लग जाती है। हीजू गाड़ी रोकने के लिए कहती है क्योंकि उसे वॉमिटिंग फील हो रही थी। बाहर आके वो काफी रोने लगती है। अभी पुलिस वाले देखते हैं कि प्रेसिडेंट की गाड़ी उनकी तरफ आ रही थी और उस गाड़ी से साउन निकलते हैं। साउन हीजू की तरफ बढ़ते हैं और पुलिस वाले से कहते हैं कि आप लोग जा सकते हैं। तब पुलिस वाला पूछता है कि आपका इनके साथ क्या रिलेशन है। तब साउन बताते हैं कि यह मेरी वाइफ है, ये
यह सुन के वे तीनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि आज से पहले साउन ने कभी भी हेजी को उसकी वाइफ की तरह इंट्रोड्यूस नहीं किया था। साउन पुलिस ऑफिसर से इस बात को सीक्रेट रखने के लिए बोलता है। हेजी साउन से पूछती है कि उसे यहाँ के बारे में कैसे पता चला। तब साउन बताता है कि नर्स के पास मेरा नंबर था और नर्स ने उन्हें सब कुछ बता दिया है, तो अब हमें तुम्हारे पिता को किसी और नर्सिंग होम में शिफ्ट करना पड़ेगा। तुम अपने डैड की चिंता बिल्कुल मत करो। यह सुनकर हेजी रोने लग जाती है। तब साउन कहता है कि अच्छा, तो तुम ऐसे रो सकती हो। यह सुनकर हेजी चुप हो जाती है। साउन कहता है कि मैं तुम्हें रोने से नहीं रोक रहा, तुम्हें जितना रोना है उतना रो सकती हो। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूरी और सांगवू एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पर वह डिनर कर रहे होते हैं। यूरी बहुत ही चुलबुली होती है। वो दोनों एक दूसरे से कैजुअली बात करने लग जाते हैं। तभी यूरी कहती है कि तुम किसको पसंद करते हो। तब सांगवू अपने कॉलेज की एक लड़की के बारे में कहता है और यूरी एकदम गेस कर लेती है कि वो हेजी है। यूरी अपने बारे में बताती है कि कैसे साउन जब न्यूज एंकर हुआ करते थे तब यूरी नई नई आई थी, उससे काफी कुछ गलतियां हुई, लेकिन साउन ने उसे बहुत कुछ सिखाया। साउन ने न्यूज एंकर की जॉब छोड़ दी थी और वह शादी भी कर चुका है। तब सांगवू पूछता है कि उसकी शादी किससे हुई है। तब यूरी बताती है कि वह कोई मिनिस्टर की बेटी है। वहीं दूसरी ओर साउन हेजी को लेकर एक होटल में जाता है और कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। तभी साउन कहता है कि शायद हम इतनी क्लोज भी नहीं है कि एक दूसरे को कुछ बता सके। साउन उसके लिए कुछ खाना लेकर आता है और उसे कहता है तुम थोड़ा रेस्ट करो, मैं नीचे जाकर आता हूँ। नीचे साउन के पिता और माता उसका वेट कर रहे थे। साउन के पिता उसे उसके साथ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में साथ देने के लिए बोल रहे थे, लेकिन साउन साफ साफ मना कर देता है, जिससे हमें यह तो पता चल जाता है कि उन दोनों के आपस में रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे। अभी वहाँ पर हेजी आती है और साउन के पिता उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। यह देखकर साउन हेजी को वहाँ से लेकर चला जाता है और तभी साउन के पिता हेजी की तरफ एक वाइन का ग्लास फेंकते हैं, जिसको साउन कवर कर लेता है और हेजी बच जाती है। तब साउन के पिता साउन का गला पकड़कर कहते हैं कि तुम अगर मेरी परछाई से बाहर निकले तो तुम बच नहीं पाओगे। तब साउन कहता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारी परछाई से बाहर निकल चुका हूँ, तो तुम अपना देखो। साउन बहुत कस के हीजू का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है। साउन का प्यार देखकर अब हीजू को भी किडनैपर के फोन से डर लगने लगा था। वो फोन कचरे के थैले में डालकर उसे बाहर ले जा रही थी। तभी साउन वह कचरा लेकर जाने के लिए कहता है, पर हेजी वह थैला छीनकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। तभी हेजी के फोन पर उसकी डायरेक्टर की वीडियो कॉल आती है जो उसे कल के लिए ऑल द बेस्ट बोलती है और साउन भी उसे हिम्मत देता है कि तुम इस पोजीशन को अपने दम पर लेकर दिखाओ और दूसरों की बातें सुनना अब बंद करो, तुम अपने पैरों पर खड़ी रहो। अगले दिन हेजी का इंटरव्यू होता है और साउन अपने रूम से वह लाइव देख रहा होता है, वह इंटरव्यू में नहीं जाता। अभी हेजी का नंबर आता है और वह बड़े परफेक्टली उस स्पीच को इंटरप्रेट कर देती है। तभी साउन कुछ नोटिस करता है और वह इंटरव्यू में जाता है और उसे अगली रिकॉर्डिंग देता है ताकि हेजू उसे साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। हेजू उसे भी बड़ी आसानी से कर देती है। तब साउन कहता है कि तुम मेरे शब्द बोलने से पहले ही उसे ट्रांसलेट कर दे रही हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तब हेजी कहती है कि मैंने आपके वीडियोस देखकर काफी इंटेंस प्रैक्टिस करी थी। तब साउन पूछता है कि क्या तुमने सारी प्रैक्टिस मेरी वीडियोस देखकर करी थी। तब हेजी कहती है कि हाँ, मैं आपकी ब्रीफिंग की बहुत दीवानी थी, इसलिए मैंने ये सब करा। साउन उसे कहता है कि मैं ऑन द स्पॉट ब्रीफिंग करूंगा और तुम उसे ट्रांसलेट करना, और हेजी वह कर देती है, जिसको देखकर काफी लोग शॉक हो जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एना अब कोरिया वापस आ गई थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हीजू के पिता को साउन ने एक बहुत ही बड़े नर्सिंग होम में ट्रांसफर कर दिया था, जिसकी सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी। हीजू अपने पिता से कहती है कि वह साउन को समझ नहीं पा रही, वह कभी रूड बिहेव करता है और कभी इतना पोलाइटली। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया था। साउन कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, पर वह मन ही मन खुश हो जाता है। तभी हमें बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन होंग फैमिली के घर पर साउन और उसके पेरेंट्स आए थे। साउन को फिश सर्व की जाती है, पर साउन को फिश पसंद नहीं थी। तब भी साउन की माँ कहती है कि मेरे बेटे को फिश बहुत पसंद है, तो साउन उसे जबरदस्ती खा लेता है और वह ऊपर चला जाता है। तभी वह हेजी को देखता है, जिसे सी फूड खाना था, पर उसकी माँ उसे डाइटिंग का खाना खिला रही थी। उसकी मॉम के जाने के बाद साउन नीचे आता है और हेजी को अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ पर वह हेजी को उसका सी फूड देता है, जिसको हेजी खाकर बहुत ही खुश होती है। साउन उससे उसका नाम पूछता है और वह उसके हाथ पर अपना नाम लिख देती है। प्रेजेंट में साउन बोलता है कि तुम अब इतनी बड़ी हो गई हो। वहीं दूसरी ओर सांगू और हेजी को यह पता चल गया था कि एना कोरिया आ चुकी है। हेजी उस पल को याद करती है जब साउन ने कहा था कि अगर इस रिंग की ओनर आ गई तो तुम्हें यह रिंग लौटानी होगी
होगी तो इसे संभाल कर रखना। एजी घबरा कर कचरे के बैग से वो फोन निकालती है और साउन को फोन करती है। वहीं दूसरी ओर साउन यूरी से सांगवो के बारे में पूछ रहा होता है। किडनैपर का फोन आता देखो उसका फोन उठाता है। किडनैपर कहता है कि इना को भी तो अपनी जगह चाहिए, ये जी तो एक रिप्लेसमेंट थी। साउन कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता, जब इना गायब हुई थी तो सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था। ये सुनकर एजी थोड़ी सी घबरा जाती है। एजी पूछती है कि तुम लोगों ने किस बारे में बात की थी। तब साउन कहता है कि हमारी डील हुई थी कि इना कभी भी मेरी वाइफ नहीं बन सकती। एजी यह सुन के हैरान हो जाती है और वह फोन काट देती है। साउन घर आता है और उसे अंडर एस्टिमेट करने के लिए सॉरी बोलता है और उसे याद दिलाता है कि कल होंग की पार्टी है तो वहाँ जाना है। अगले दिन एजी की माँ उसे एक रूम में ले जाती है और पूछती है कि तुमने साउन को अपने पिता के बारे में कैसे पता लगने दिया। तब एजी कहती है कि आपको यह नहीं जानना कि उनको शिफ्ट क्यों किया। एजी की माँ कहती है मुझे क्या लेना, मेरे तो पैसे ही बचेंगे, और वह एजी को अच्छे कपड़े ना डाल के आने के लिए बोलती है और उसकी ड्रेस के ऊपर वाली केप हटा देती है। एजी जब हॉल में पहुंचती है तो वह देखती है कि उसे कोई भी नोटिस नहीं कर रहा, जिसको देखकर वह बहुत ही उदास हो जाती है। वो फोन निकालकर साउन को कॉल करती है और कहती है कि एजी तो तुम्हें सप्लीमेंट्री मिली है इना के साथ, तो तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद आया। अब साउन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जी बहुत ही स्पेशल है। ये बातें सुनकर ये जी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और वह रोने लगती है। तभी एजी को एलिवेटर खुलने की आवाज सुनाई देती है। ये जी पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे साउन था। साउन एजी को फोन के साथ देखता है तो वह हैरान रह जाता है। साउन को पुलिस स्टेशन से एक वीडियो मिली थी जब वह एजी को बचाकर ला रहा था, जिससे उसको ये पता चल गया था कि एजी बोल सकती है। साउन एजी और उसकी माँ की बातें सुन लेता है और वह उसकी माँ को पार्टी में छोड़ने के लिए जाता है। तब वह बोलता है कि आप मेरी वाइफ से थोड़ा तमीज से बात करिएगा। ये सुनकर एजी की माँ थोड़ा सा परेशान हो जाती है। अभी हम वो सीन देखते हैं जब एजी और साउन टेरेस पर आमने सामने थे। साउन को अचानक देख एजी घबरा जाती है और वह गिरने लगती है, लेकिन साउन उसे बचा लेता है। तभी साउन पूछता है कि तुम रेलिंग के किनारे क्या कर रही थी। साउन उसे उसका कोट पहनाता है और एजी वहां से चली जाती है। तभी दोजी का फोन आता है और वह बताता है कि किडनैपर की लोकेशन आसपास की है। साउन भागता हुआ एजी के पास जाता है। एजी को सेफ देख वह चला जाता है। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो साउन एजी के पड़े घुटने पर निशान को देखकर कहता है कि कोई लड़की अपनी जी कैसे कैसे रोक सकती है। साउन की इस बात से हमें ये तो पता चल गया था कि साउन जानता है और एजी को भी हिंट हो गया था। तभी एजी अपने बचपन का दिन याद करती है जिस दिन उसने स्कूल के फॉर्म में अपना ड्रीम लिखा था, जिसको देखकर एजी की माँ उस पर बहुत गुस्सा हुई थी। एजी भागकर घर से बाहर आ गई थी, लेकिन एक कुत्ते को देखकर वह घबरा गई। तभी उस कुत्ते को साउन ने अपने बैग से वहां से भगाया था। साउन सोचता है कि वह एजी से जाके कन्फ्रंट करेगा, लेकिन जब एजी उससे पूछेगी कि क्या उसका कोई सीक्रेट नहीं है तब वह उसे क्या जवाब देगा, और यह सोचते सोचते वह सो जाता है। अगले दिन साउन का अपने काम में मन नहीं लगता। वह काम खत्म कर अपने ऑफिस के एक आदमी को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। वो आदमी शादीशुदा होता है। साउन उससे पूछता है कि मैरिज में क्या हमें एक दूसरे से बात छुपानी चाहिए। तब वह आदमी कहता है कि शादी दोनों ही तरफ से चलती है, मैं अपनी वाइफ से कुछ भी नहीं छुपाता और ना मेरी वाइफ मेरे से छुपाती है। वहीं दूसरी ओर एजी को प्रेसिडेंशियल ऑफिस सिलेक्शन का मैसेज आ जाता है, जिसको देखकर वह और उसके कलीग सभी खुश हो जाते हैं। एजी थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और वह साउन को मैसेज करने का सोचती है। तभी उसे गलती से एक इमोजी चला जाता है जिसकी आंखों पर 2 हार्ट होते हैं। यह मैसेज पाकर साउन भी थोड़ा सा खुश हो जाता है और वह अपनी टीम से कहता है कि नए इंटरप्रेटर की खुशी में हम एक ट्रिप पर जाएंगे। वह मीटिंग करके अपने ऑफिस में जाता है और उस मैसेज को देखकर मन ही मन खुश होता रहता है। वो उसे रिप्लाई करने का सोचता है पर उसे नहीं समझ आता कि मैं क्या रिप्लाई करूं। उन दोनों के बीच में अब धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी थी। साउन उसे कांग्रेचुलेशन भेजकर फोन बंद कर देता है। हेजी भी यह देखकर थोड़ा सा स्माइल करती है। उन दोनों के बीच में बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हेजी साउन को कहती है कि वह उसे एक ट्रीट देगी। तभी साउन अपने कलीग से पूछता है कि किसी को अगर नौकरी मिली हो तो उसे सबसे अच्छा गिफ्ट क्या देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूरी और सांगवू उस खंडर घर में जाते हैं जिसकी बात सांगवू ने उस दिन बताई थी। यूरी के हाथ में एक वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा होता है। यूरी सांगवून से पूछती है कि तुम उस दिन क्या देखकर डरकर भाग गए थे। सांगवून बताता है कि जैसे ही वो कमरे में आया उस लड़की के पास एक बिल्ली बैठी हुई थी। उस लड़के ने एक चाकू निकाला और कहा चलो हम मिलके इस बिल्ली का पहले पेट काटते हैं फिर टांगे काटेंगे और बहुत मजा आएगा। वो बात ऐसे बोल रहा था जैसे वह आम जिंदगी में यही सब करता है। सांगवून उसकी बात सुनकर वहां से भाग गया था। वो जाते ही यूरी को बताता है कि इस हादसे के बाद से कई बच्चे सेंटर से मिस हो गए थे और यह चीज उसे बाद में पता चली।
चली थी। सांगवून उन बच्चों की मौत का खुद को जिम्मेवार मानता है। इधर हीजू का मैसेज आता है कि सांगवून को भी बताती है कि हीजू का सिलेक्शन हो गया है। वहीं दूसरी ओर हीजू उस जगह पर पहुंचती है जहां पर सांगवान ने उसे सूट ट्राई करने के लिए बुलाया था। हीजू सूट को डालती है, तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि इना भी उसी स्टोर में मौजूद थी। तभी साउन वहां पर आता है और वह हीजू का सूट देखकर खुश होता है और कहता है कि यह सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। वह हीजू को एक और ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलता है, पर हीजू मना कर देती है और वह बाहर आकर कहती है कि उसे ड्रेस बहुत अच्छी नहीं लगी थी। सामने वाले स्टोर में साउन को एक ड्रेस पसंद आती है और वह हीजू को ट्राई करने के लिए बोलता है। तभी साउन के पास उसके सेक्रेटरी का फोन आता है और वह उसे बताता है कि वह मॉड्यूलेटेड आवाज लड़की की थी। साउन उसे अच्छे से डिटेक्ट करने के लिए बोलता है। जैसे ही वो ये बात खत्म कर रहा होता है तभी उसकी नजर हीजू पर पड़ती है। हीजू बहुत ही सुंदर लग रही थी, वह उसे देखकर हैरान रह जाता है। तभी उन दोनों को वहाँ से इना देख लेती है और वह ड्रेस लेकर बाहर आते हैं। एजी साउन से पूछती है कि तुम्हें क्या खाना है। तभी एजी के फोन पर सांगवून का मैसेज आता है। वह उसे कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि यूरी भी मेरे साथ है, चलो आओ साथ में डिनर करते हैं। सांगवून उस मैसेज को खड़ा देखता रहता है। वह येजी के फोन को घूरता है और अगले सीन में हम देखते हैं वो चारों साथ में ही डिनर कर रहे होते हैं। साउन और सांगवून में वही बातचीत शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करने लग जाते हैं। तभी सांगवून येजी से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताता है कि कैसे वो ब्रॉडकास्टर रूम में आई थी अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए और वहाँ पर वह हैप्पीली डांस कर रही थी। सुनकर यूरी बोलती है कि कितना रोमांटिक माहौल होगा। तभी साउन पूछता है कि क्या तुमने उसके साथ फ्लर्ट किया था। यूरी कहती है किया तो होगा ही। तभी एजी कहती है कि मैं अब खुश हूँ। वह एक ड्रिंक लेकर वहाँ से उठकर चली जाती है। जब वह बाहर जाती है तो येना का मैसेज उसके पास आता है। सांगुन उसे देखने के लिए जाता है पर येजी उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी साउन के फोन पर किडनैपर का फोन आता है। साउन उससे पूछता है कि क्या तुमने येजी की आवाज सुनी है। तभी हम देखते हैं कि येजी कन्वीनियंस स्टोर के बाहर बैठी थी और साउन उस पार से आ रहा था। तुम्हें पता है येजी क्यों नहीं बोलती। तब वह बताता है कि उस एक्सीडेंट के बाद से ही इना ने कभी हियरिंग डिवाइस नहीं पहना, ना ही उसने साइन लैंग्वेज सीखी। येजी हमेशा इनो को लिखकर बातें बताया करती थी और वह उसे देखकर समझती थी। साउन को समझ आ जाता है कि यह सब इना की वजह से है। साउन सड़क क्रॉस कर रहा था, तभी अचानक से उसकी तरफ एक गाड़ी आती है। ईजी यह देखकर साउन का नाम चिल्लाती है और उसे दूर लेकर गिर पड़ती है। दोनों के हाथ में थोड़ी थोड़ी ही चोट लगती है। साउन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी, एक बार दोबारा मेरा नाम लो, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती। अगले दिन प्रेसिडेंट सारे नए कैंडिडेट से मिलते हैं। तभी वह ईजी से भी मिलते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ईजी बोल नहीं सकते। प्रेसिडेंट साउन से पूछते हैं कि तुम ऐसे कैसे बात करोगे। तब साउन बताते हैं कि मैं भी इनसे साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। शाम को नए टीम मेंबर्स के साथ वो लोग डिनर पर जाते हैं। तभी एजू किडनैपर की बात को याद करती है। किडनैपर ने उसे कॉल करके बताया था कि जिस गाड़ी से साउन टकराने वाला था वह किडनैपर ही चला रहा था और येजी ने उसे बचा लिया था। वह कहता है मुझे नहीं लगता तुम साउन से डिवोर्स भी लोगे। येजी पूछती है कि तुम क्यों चाहते हो मैं साउन को डिवोर्स दूं। तब वह कहता है कि मैं साउन को बर्बाद करना चाहता हूँ। इधर साउन को पता चल जाता है कि वह आवाज लड़की की है। साउन उस मॉड्यूलेटेड आवाज को और उस डैश कैमरा की आवाज को मैच करने के लिए बोलता है। तभी साउन ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। वह गाड़ी में ही सो जाता है। जब येजी उसे देखती है तो वह उसको उसके कमरे की तरफ लेकर जाती है। लड़खड़ाने की वजह से साउन का फोन गिर गया था, जिस पर दोजे का मैसेज आया हुआ था कि दोनों की आवाज 99.9% मैच होती है। लड़खड़ाने की वजह से ही जो उसके ऊपर गिर गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों का किस हो गया था। साउन एक बुरा सपना देखता है जिसमें कोई उसे पानी में डुबा रहा था और इसके साथ उसकी आंख खुलती है। हीजू को अपने साइड में देखकर वह दोनों शौक से उठ जाते हैं। साउन पिछली रात हुई घटना को याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। हीजी साउन को हैंगओवर सूप देती है और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तब साउन पूछता है कि हम दोनों यहाँ पर कैसे सो रहे थे। हीजी साउन को शर्माते हुए कुछ बताती है लेकिन तभी उसके पास एक फोन आ जाता है। दोजी साउन को सब कुछ बता देता है और यह जानकर साउन भी हैरान रह जाता है कि हीजी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। दोजी साउन को बताता है कि जो बंदा आपको ब्लैकमेल कर रहा है और जिसने किडनैप किया था वह दोनों अलग अलग हैं। वो दोनों आपस में मिले हुए हैं। साउन उन सभी घटनाओं को याद करता है जिससे उसे हिंट मिला था, लेकिन वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि येजी उस किडनैपर के साथ मिली हुई है। दूसरी ओर साउन के पिता को पता चल जाता है कि इना वापस आ गई है। वहीं साउन की माँ एक किताब से फोटो को निकालकर दारू पी रही थी। साउन के पिता साउन की माँ को इना के बारे में बताते हैं पर उसका ध्यान उस पर नहीं था। तब वह बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मैं ड्रिंक क्यों कर रही हूँ। मिस्टर बैग कहते हैं कि क्या है आज। तभी साउन की मॉम कहती है कि आज वो दिन है जो तुम्हारे पिता ने हमें याद करने से मना किया है। ये सुनकर मिस्टर बैग कहते हैं कि हमें पता है हम दोनों ने आज के दिन क्या फील किया था, वो आज़ादी में कभी नहीं भूल सकता। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर साउन की मॉम देखती हैं कि फिश टैंक की सारी
मछलियों के पेट कटे हुए थे और वह एक लड़के को ले जाकर कमरे में बंद कर देती हैं। इस सीन का क्या मतलब है यह हमें आगे जाकर पता चलेगा। इधर हीजू को इना मिलने बुलाती है और वह उससे बात करती है। यह सब देखकर हीजू शॉक हो जाती है क्योंकि वह 3 साल पहले तक बोल नहीं सकती थी। वो बताती है कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और वह सुन भी सकती है। तब इना पूछती है कि तुम अब बोलती क्यों नहीं हो। तब हीजू कहती है तुम्हें पता था कि मैं बोलती हूँ। वो कहती है हाँ मुझे पता था, तुम्हारा बोलना मेरी वजह से ही बंद हुआ था। हीजू वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। ईना उसके पीछे पीछे जाती है। तब वह कहती है कि तुम अब बोल सकती हो। तब ईजू गुस्से से कहती है कि मेरा बोलना अब तुम डिसाइड नहीं करोगी और तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। वहीं दूसरी ओर साउन एजी के रूम की तलाशी लेता है फोन ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर एजी आ जाती है। वह पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साउन बहाना बनाता है कि वह अपना फोन ढूंढ रहा है। एजी उसके फोन पे फोन करती है। तभी साउन की नजर एक लॉन्ड्री बैग में जाती है जिसको बचाने के चक्कर में वह दोनों बेड पर गिर जाते हैं। तभी साउन को पिछली रात हुई घटना याद आ जाती है। साउन वहाँ से भागकर घर के बाहर चला जाता है और वह जॉगिंग करने लगता है। तभी उसके फोन पर वह फोन आता है। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और सवाल पूछने लगते हैं। तब वो पूछती है कि तुमने एजी से शादी क्यों करी थी। तब साउन बताता है कि जब भी मुझे बुरा सपना आता था तो मैं एजी को अपनी गली के बाहर से देखता था। वह अपनी साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रही होती थी। उसको कंफर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। वो घर उसके लिए एक जेल बन गया था। मैं उस घर से उसको आजाद करवाना चाहता था, इसलिए मैंने उससे शादी करी। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी उसे जेल जैसा फील होगा। ये बात सुनकर एजी की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। साउन कहता है कि शायद इसलिए वो मुझे डिवोर्स देना चाहती है। साउन कहता है कि वह वो सब करेगा जो एजी चाहती है, तो क्या एजी उससे दूर नहीं जाएगी। तब वह सामने से जवाब देती है कि यह तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगली सुबह वो सभी लोग प्रेसिडेंशियल ट्रिप के लिए मिले। वो सभी लोग बस में बैठते हैं। एजी के पास एक नया इंटरप्रेटर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर साउन आता है और कार की सिकनेस का बहाना कर उस इंटरप्रेटर को पीछे बिठा देता है। यह देखकर हेजी हैरान रह जाती है। ये दूसरी ओर यूरी और सांगवोन ऑर्फनेज के बच्चों के लिए खूब सारा सामान इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर ले जाते हैं। ऑर्फनेज के बच्चे उसको सांगवोन की गर्लफ्रेंड समझते हैं। वह उसको सांगवोन की पुरानी एल्बम दिखाते हैं जिसमें से एक पुरानी फोटो निकल आती है। सांगवोन उस फोटो को लेकर वहाँ की मदर के पास जाता है। वह उसे बताती है कि उसे इन बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि वह नहीं आई है। इधर किडनैपर का पार्टनर उसको मैसेज करके कहता है कि आज है डी-डे, मतलब आज वो कुछ बड़ा करने वाले थे। वहीं दूसरी ओर वो सभी लोग बहुत अच्छी गेम्स खेलते हैं जिसकी वजह से सांगू और हेजी काफी करीब आ जाते हैं और उस गेम में सावन जीत जाता है तो वह प्राइज के तौर पर हेजी के साथ एक फोटो की डिमांड करता है। के बाद वह सभी लोग हाइकिंग के लिए जाते हैं। बाकी सभी लोग आराम आराम से आ रहे थे। हेजी और सांगुन आगे चले जाते हैं। पहाड़ की ऊंचाई की वजह से ऊपर ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए साउन हेजी को अपना कोट निकाल कर दे देता है। वह सभी लोग अपने पॉइंट पर मिलते हैं। तभी वहाँ पर कुछ औरतें आ जाती हैं जो साउन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बोलती हैं, जिसकी वजह से हेजी रेलिंग के पास पहुँच जाती है और तभी उनमें से एक औरत की आवाज आती है कि कोई नीचे गिर रहा है। वह सभी आसपास देखते हैं और पता चलता है कि हेजी नीचे गिर चुकी है। यह देखकर साउन बहुत बौखला जाता है। उसके बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँचती है लेकिन हेजी कहीं पर भी नहीं मिलती। साउन खुद हेजी को ढूंढने जाता है पर वह नाकामयाब रहता है। इधर हेजी को होश आता है और उसकी पूरे बॉडी में पेन हो रहा था। तब वह याद करती है कि किसी ने उसको धक्का दिया था जिसकी वजह से वह पत्थरों से टकराकर नीचे गिरी थी। वो पॉकेट से अपना फोन निकालती है लेकिन उसका फोन टूट गया था। तभी वो अपने बैकपैक से किडनैपर वाला फोन निकालती है और उसको साउन को फोन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। साउन उसका फोन उठाता है और कहता है हेजी तुम ठीक हो ना। तभी साउन कहता है 406 मुझे पता है हेजी तुम्हारे साथ है। तुम हेजी को बताओ उसके बैग में एक फ्लेयर है जिसको वह आसमान में छोड़ दे, जिसकी वजह से मेरे पास सिग्नल आ जाएगा। वो कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं जल्दी तुम्हें लेने आ जाऊंगा। एजी को लगता है कि साउन को अभी तक नहीं पता चला है। ये जी आसमान में फ्लेयर रिलीज करती है। ये देखकर साउन उस फ्लेयर की तरफ भागता है।